अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट वन मैथमेटिक्स 9 क्लास की न्यू जो 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से बात हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला पार्ट ये है कि हमने इसमें सिंप्लीफाई करना है। इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि एक्स रेस टू पावर 15 है, वाई रेस टू पावर 35 आ रहा है और जी रेस टू पावर 20 है। अब होल पे इसका फिफ्थ रूट है, तो इसका मतलब है फिफ्थ रूट का मतलब ये होगा कि 1/5 पावर। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिखता हूँ तो यहाँ से इसकी बात शुरू करते हैं। तो बेटे एक्स रेस टू पावर 15 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स रेस टू पावर 15 और वाई रेस टू पावर 35 है और जी रेस टू पावर 20 है और सारे की पावर जो है मेरे पास 1/5 होगी अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आता हूँ। तो सारे नंबर्स की पावर को हम सेपरेटली जब 1/5 अप्लाई कर देते हैं, एक्स रेस टू पावर 15 इस होल की पावर भी 1/5 होगी, वाई रेस टू पावर 35 इस नंबर की पावर भी 1/5 हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो है वो जी रेस टू पावर 20 और इसकी पावर भी 1/5 होगी। अब पावर की पावर जो है मुझे पता है कि मल्टीप्लाई होती है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या इसका सोल्यूशन निकलता है। तो ये देखें, 5 वन जा 5 होगा और 5 थ्री जा 15 होगा, तो x का तो क्यूब यहाँ बचता है। 5 वन जा 5 होगा, 5 सेवन जा 50 35, तो y रेस टू पावर तो 7 आ गया। और डिनोमिनेटर में जब 5 वन जा 5 होगा तो 5 4 जा 20, तो z रेस टू पावर 4। तो ये इसका सिंप्लीफाइड सा आंसर बनता है। तो इसका अब सेकंड पार्ट जो है उसमें 27 रेस टू पावर 2x है और इसका क्यूब रूट आ रहा है। अब 27 की बात करूं तो बेटे 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो मेरे पास 3 रेस टू पावर 3 होता है और सारे पर ये क्यूब रूट है, तो इसका 1/3 हम पावर कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 रेस टू पावर 3 जब 27 होता है, होल पे पावर मेरे पास है 2x और इस सारे नंबर की पावर 1/3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है पावर्स की फॉर्म में, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 रेस टू पावर 6x और सारे पर जो पावर है मेरे पास 1/3 है। तो यहाँ से देखें ये कैंसिल होता है, 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6। तो ये इसका सिंप्लीफाइड सा आंसर आ जाता है। यहाँ पर 3 रेस टू पावर 2x मेरे पास इसका सोल्यूशन बनता है। तो इसका थर्ड पार्ट है और लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का 6 3 रेस टू पावर n+2 और डिवीजन में है 3 रेस टू पावर n+1 माइनस 3 रेस टू पावर n है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि अगर मेरे पास एक नंबर की पावर में 2 नंबर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब पहले बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हुई थी। तो यहाँ पर इनको हम सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है ये 6 है तो ये 3 रेस टू पावर n भी लिखा जा सकता है और 3 रेस टू पावर 2 भी। अगर यहाँ पर बेसिस सेम है दोबारा से हम पावर ऐड करके 3 रेस टू पावर n+2 लिख सकते हैं। तो डिवीजन में भी देखूं तो मेरे पास देखें यहाँ पर 3 रेस टू पावर n+1 है, तो इसका मतलब है 3 रेस टू पावर n भी है और 3 रेस टू पावर 1 भी है और माइनस का 3 रेस टू पावर n है। डिनोमिनेटर से 3 रेस टू पावर n को तो कॉमन निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर 3 रेस टू पावर 2 जो है बेटे वो 9 होता है और तीनों नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से 3 रेस टू पावर n कॉमन आया तो यहाँ पर 3-1 रह जाता है। ये 3 रेस टू पावर n 3 रेस टू पावर n से कैंसिल होगा। 9 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे 63 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 63 नहीं मेरे पास बेटे 9 6 जा 54 होता है और डिवीजन में मेरे पास 2 आ जाएगा। 54 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 27 इसका सिंप्लीफाइड सा आंसर बनता है। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो ये अब बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 8 है रिव्यू एक्सरसाइज का। अच्छा, इसमें बात ये लिखी हुई है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51। अच्छा, ऑड इंटीजर्स हैं तो हमने उन तीनों को जब फाइंड आउट करना है, तो मुझे नहीं पता कि ऑड इंटीजर्स है वो कौन से 3 है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सपोजिशन करूंगा। एक को हम सपोज कर लेते हैं
लेट कर लेता हूं कि फर्स्ट वाला जो ऑड इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर जो है उसको नाम दे देते हैं बेटे एक्स का। अगर मैं कोई नाम दे देता हूं, पहला नंबर जो है वो इंटीजर मेरे पास फॉर एग्जांपल के तौर पर 1 आ रहा है, तो दूसरा जो उसका ऑड इंटीजर होगा कंसेक्यूटिव 1 के साथ उसमें जो है वो 2 ऐड करने पर ही आएगा ना। 1 + 2 करूंगा तो दूसरा जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर बनेगा 3 बनेगा। ठीक है, 1 का जो दूसरा है 3 है, 3 का कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर 5 है। यानी कि ऑड इंटीजर जब हमने निकालने हैं कंसेक्यूटिव, तो बेसिकली हर नंबर के साथ 2 2 को ऐड करते जाएंगे। तो यहां से जो सेकंड वाला इंटीजर बनेगा, ठीक है, सेकंड इंटीजर वो तो बेटे मेरे पास बनेगा x+2 बन जाएगा। थर्ड वाले की बात करूंगा तो जरी सी बात है, अगर पहला x है उसमें 2 ऐड किए तो नेक्स्ट नंबर आ गया। अगर इसका नेक्स्ट निकालना है तो बेसिकली इसमें मजीद 2 ऐड करूंगा। 3 के बाद +1 करने से तो नहीं आएगा, वो 4 आएगा जो कि इवन इंटीजर बनेगा कंसेक्यूटिव। उसके बाद 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास 5 आता है। तो यहाँ पर बेटे जो थर्ड इंटीजर बनता है वो मेरे पास x+2 में मजीद 2 ऐड कर देंगे, या फिर x+4 कह सकते हैं। अब हम कंडीशन की तरफ चलते हैं, जो कि सवाल में हमें गिवन कंडीशन ये थी कि इन तीनों का जो सम है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो 51 है। गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है, गिवन कंडीशन में इन तीनों इंटीजर्स को मुझे ऐड करना है और इक्वल किसके रखना है, 51 के। तो यहाँ पर x+2 प्लस x+2 ये तीनों नंबर आ गए 51 के इक्वल। तो यहां से अब देखें कि मेरे पास 3x आ रहे हैं यहाँ पर, तो x+x+x 3x हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर 2+2+2 जो मेरे पास 6 बनाता है, यानी कि ये 3x+6 = 51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटे देखेंगे प्लस का 6 है, उस साइड पे जाके माइनस का 6 होगा, 51 - 6 होगा। 51 में से जब 6 माइनस करेंगे तो मेरे पास 45 आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लाके मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये बेटे मेरे पास जो पहला इंटीजर आ जाता है ना, वो मेरे पास 15 आ जाता है। तो तीनों निकालने थे, पहला 15 है, इसका कंसेक्यूटिव इसमें मजीद 2 ऐड करके आएगा, यानी कि पहला 15 आ गया। सेकंड वाला जो इंटीजर है वो मेरे पास 15+2 है जो कि 17 आएगा। थर्ड वाला जो इंटीजर है वो 15+2+2 है विच इज इक्वल टू 19। तो इंटीजर फिर यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव 3 थे जिनका सम मेरे पास 51 आ रहा था, वो 15, 17 और 19, वो जो 3 ऑड इंटीजर है कंसेक्यूटिव जिनका सम मेरे पास 51 आता है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets। दो उसने टोटल बॉल्स जो पिक की हैं वो 96 है और 2 बकेट्स के अंदर उसने डाल दिया इसको। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कंडीशन ये लगाई, एक बकेट में जो है ना 28 मोर बॉल्स हैं, यानी कि एक में 28 ज्यादा है दूसरे के नस्बत। मुझे ये तो नहीं पता कि एक में हमारे पास कितनी आई है, दूसरे में कितनी आई, यही तो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 2 बकेट्स हैं, तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ फर्स्ट बकेट को। भाई लेट कर लिया कि फर्स्ट बकेट जो है उसको कोई नाम दे देते हैं, वो मेरे पास एक्स है। सेकेंड बकेट जो है उसको नाम देते हैं दरअसल वाई का। पहली कंडीशन ये है कि दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल बॉल्स आ जाएंगी जो कि 96 है। एक इक्वेशन तो मेरे पास यहाँ पर ये बन जाती है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए कुछ मैंने यहाँ पर ये बात की जा सकती है कि 2 बकेट्स है, 1 बकेट के पास 28 ज्यादा है, 28 ज्यादा है तो इसका मतलब 28 आ जाएगा। यानी कि पहली बकेट मेरे पास लेट्स सपोज एक्स है, इसके पास है भाई 28 ज्यादा एज कंपेयर टू वाई के। ठीक है, यानी कि एक्स में 28 ऐड कर दो और अदर बकेट के वो इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, 2 का नाम दे देते हैं। अब ये तो बड़ा आसान है, इसमें से y की वैल्यू जो आपके पास आई हुई है x+28, अगर मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास तो एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बकेट की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर पुट करते हैं हम इसको इन
इक्वेशन 1, इसको 1 में पुट कर देते हैं, जहां y होगा वहां पे x प्लस 8 आ जाएगा। तो बेटे x प्लस y की जगह आ गया x प्लस 28 इक्वल 96 के, x प्लस x 2x, 28 यहाँ पर बेटे प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। जब मैं 96 में से हम 28 को माइनस करेंगे तो ये बेसिकली मेरे पास 68 आ जाता है। ठीक है, तो ये बेटा 28 में से जब हम 98 को जो है यहाँ पर 96 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये बेटे मेरे पास 60 जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, 68। अब ये 2 यहाँ पर बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डेफिनेटली डिवाइड ही होता है, x इक्वल आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 68 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटा 34 आ जाता है। तो यहाँ पर एक बकेट यानी x की वैल्यू तो मेरे पास 34 आ गई है। अब दूसरी बकेट में कितनी वैल्यूज है वो y है, तो y की वैल्यूज तो ये है, इसमें मुझे निकालना है पहली बकेट का जो वैल्यू आ गया 34, y की वैल्यू है x प्लस 28, x की वैल्यू निकाली है 34 प्लस 28। अब 34 में जब हम 28 को ऐड करेंगे, ठीक है, ये 50 और 62 आ जाएगा। तो यानी कि दूसरी बकेट के पास 62 बॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट बकेट के पास 34 और सेकंड बकेट के पास 62 बॉल्स है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो चलिए बेटे अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जिसका लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास सलमा इन्वेस्टेड rupees 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7 whole 1 by 4 percentage per annum। यानी कि एनुअली जो है वो इतने परसेंट जो है वो सिंपल प्रॉफिट भी वो देती है बैंक जो है सलमा को। आफ्टर 2 years यानी 2 साल के बाद वही जो उसका परसेंटेज है रेट वो इंक्रीज हो जाता है 8% के ऊपर। तो आपने ये बताना है कि टोटल अमाउंट जो है ना 7 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी। तो इस सवाल के ना 2 हिस्से हैं। पहला पोर्शन इसका ये है कि मेरे पास कि उसने ये कहा हुआ है कि जो कि टाइम पीरियड उसमें मेरे पास है वो 2 years का है और उस पर जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो 7 होल 1 बाय 4 परसेंटेज आ रहा है। अब पहले हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, बैंक को जो हम बैंक से या कोई चीज देते हैं या बैंक को प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, उसको हम बोलते होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास वो बेटे 3,50,000 आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूंगा तो प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरे पास उसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि रुपीज 3,50,000 आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो बात है कि टाइम पीरियड जो है, पहले तो मैं 2 years के लिए कैलकुलेट करूंगा कि 2 years में उसको जो है वो कितना प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो मेरे पास है, टाइम जो है वो 2 years। ठीक है, और उस पर जो प्रॉफिट है रेट है वो मेरे पास 7 होल 1 बाय 4 परसेंटेज है। ठीक है, इस पर पहले तो मुझे देखना है कि कितनी अमाउंट जो है वो उसको मिल रही होती है। ठीक है, जो अमाउंट मिल रही होती है उसको हम यूजली जब वो आई के साथ शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आई की वैल्यू वो बेसिकली उसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको कि आई जो है बेसिकली आपके पास प्रॉफिट होता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगी वो बेसिकली हमारे पास आई इज इक्वल टू पी आर टी के फार्मूले से आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब पी यहाँ पर बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट है और आर जो है वो यहाँ पर रेट है और टी यहाँ पर बेसिकली टाइम पीरियड होगा। अब रेट की बात करूं तो रेट मेरे पास 7 होल 1 बाय 4 परसेंटेज है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बेसिकली मेरे पास 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा और 28 को जब मैं 1 ऐड करूंगा तो 29 आएगा।
उसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 7.25% जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब इस चीज को जो है हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर तो बेटे यहाँ पर मैंने वैल्यूज को पुट किया है कि I इज इक्वल टू पी आर टी के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू मेरे पास 3,50,000 है और प्रॉफिट की बात रेट की बात करूँ तो 7.25%। अब परसेंटेज को जब भी खत्म करते हैं तो ये आउट ऑफ 100 की बात करते हैं, इसीलिए मैंने 100 पर डिवाइड किया, टी यहाँ पर टाइम पीरियड था उसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटे ये 2 जीरो तो यहाँ से 2 जीरो से कैंसिल हो जाते हैं। बाकी जो यहाँ पर प्रॉफिट आता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आती है 300, यानी कि 3500 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 7.25 के साथ और मल्टीप्लाई 2 करना है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इसका आता है, तो ये जो है हमारे पास आता है बेटे, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5750 आ जाता है। ठीक है, ये अभी मेरे पास जो अमाउंट आई है ना, प्रॉफिट की अमाउंट आई है कि जिसको मिला है 2 ईयर्स के लिए, उसकी आई है। अब 7 ईयर, अब आगे जो है बात जो है वो उसने कहा कि ये अमाउंट जो है ना वो 8% जो है वो इंक्रीज हो जाती है। द रेट वॉज इंक्रीज टू 8% पर एनम। पहले 7.25% था, अब जो है ये अमाउंट जो है वो 8% पर चली गई है। तो आपने ये बताना है कि फाइनल अमाउंट कितनी होगी आपके पास एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब 7 ईयर्स के एंड पे निकालेंगे, इसका मतलब मुझे ये जो 8% है ये बेसिकली 5 ईयर्स के लिए गिवन है। तो ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं 5 ईयर्स के लिए, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्रॉफिट आएगा। तो बेटे अब नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है वो 8% है। अच्छा, यहाँ पर बात यहाँ पर ये समझने वाली ये है कि अब उसने कहा था कि रेट इंक्रीज हुआ है 2 ईयर्स के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो 2 ईयर्स के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, एक तो ये 3,50,000 तो होगी, लेकिन ये जो मेरे पास सिंपल प्रॉफिट आ चुका है तो ये भी एज इन दोनों को मिलाकर बेसिकली अब मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट आएगी। क्योंकि ये तो उसने ये तो नहीं कहा यहाँ पर कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आई है, प्रॉफिट आया है, वो उसने निकाल लिया, तो वो तो उसने यहाँ पर कहा कि वो बैंक के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगी मेरे पास पी की वैल्यू जो आएगी वो 3,50,000 प्लस 50,705 आ जाएगी। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 3,50,000 को जो है इसमें जब मैं ऐड करता हूँ बेटे 50,750 को, तो ये बेसिकली मेरे पास आ जाता है 4,0750। ये बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पर मुझे अब कैलकुलेट करना है कि 8% के लिए प्रॉफिट जो अगर 5 ईयर्स के लिए आ जाता है, टाइम यहाँ पर 5 ईयर्स है, तो वो कितना प्रॉफिट होगा। वही फार्मूला पी आर टी के, तो पी की वैल्यू 4,00750 और प्रिंसिपल रेट जो है यहाँ पर 8 है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 5, जो कि टाइम पीरियड 5 ईयर्स का है। तो बेटे ये जो है मेरे पास 0 से कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद इन सारी वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4,00750 को 8 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ भी, तो ये जो अमाउंट आ जाती है मेरे पास वो बेसिकली 1,60,3,0,0। ये अमाउंट अब मेरे पास बच रही है, डिवीजन मैंने करनी है 10 के साथ, ये 0 से कैंसिल होगा तो ये 1,60,300 रुपीज आ जाएगी। यानी कि अब जो प्रॉफिट आया वो 1,60,300 का प्रॉफिट आ चुका है, वो 8% जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए जो टोटल अमाउंट अब हमारे पास आ जाएगी वो बेसिकली क्या होगी, इन सारी अमाउंट्स को टोटल अमाउंट वो बेसिकली मेरे पास ये होगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वाली अमाउंट, यानी कि 3,50,000 प्लस ये जो 50,750 आई थी ये वाली भी अमाउंट, और प्लस 1,60,300। इन सारी अमाउंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट मेरे पास बचती है वो बेटे 5,60,300
61,50। ये जो है इसके पास टोटल अमाउंट जो है बेसिकली 7 ईयर्स के बाद होगी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन 10 के साथ ही हमारा पहला यूनिट जो है वो बेटे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।